अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है अबाउट फंक्शंस। इसमें हम क्या करेंगे, हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे इन लेक्चर्स में, जो कि मे बी 1, 2 और 3 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। अब उसमें क्या होगा बेटा, उसमें हम सारी की सारी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल शामिल होगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मतलब कैसे, मतलब ऐसे कि बेटा जब हम किसी एग्ज़ाम में बैठे हों तो हमारे सामने कोई क्वेश्चन जब आए तो हम ये ना देखें बेटा कि ये कौन सी एक्सरसाइज है या कौन सा इधर जो है ना चैप्टर से आया कि मैं इसे अब वहाँ से वो करूँ। नहीं बेटा, आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह कि यार ये जो क्वेश्चन है जो भी है जिधर से भी आया, बट मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सा मेथड यूज़ करूँगा कि ये है कि मुझे जो इसका आंसर है वो इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। क्लियर। और एक और एडवांटेज ये होगा कि बेटा मैं इसमें एमसीक्यूज़ शामिल करूँगा एंड पे जाकर। ये लेक्चर जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके 1-2 लेक्चर्स के बाद हम जो है वो अटेंड करेंगे इसके एमसीक्यूज़, जो कि रिगार्डिंग आपको हेल्प करेंगे रिगार्डिंग विद द ईटा एग्ज़ाम्स। ओके। अब हम इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा, वो डोमेन, को डोमेन रेंज है, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होगा, ग्राफिकल एग्जांपल्स को शामिल करेंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या चीज़ होंगी, अच्छा फंक्शंस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या होगी, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है, डोमेन और रेंज किसी फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शंस का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे और फिर इसी सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। क्लियर। बिफोर गोइंग टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, लेट मी से कपल ऑफ थिंग्स अबाउट फंक्शंस। ओके। फंक्शंस की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है बेटा, हम उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 1-2 चीज़ें समझा दूँ। बेटा देखो, सपोज करो कोई से भी 2 सेट्स हैं, ए और बी, कोई से भी 2 सेट्स हैं, और इन सेट्स के ऊपर बेटा एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। क्लियर। इन दोनों के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट, इन दोनों के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब क्या, ए और बी 2 ऐसे सेट्स हैं जो कि क्या नॉन एम्प्टी हैं। क्लियर हो गया बेटा। नॉन एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है ना वो पाया जाए। अच्छा, तो ये जो फंक्शन होगा बेटा, ये क्या होगा, एक रूल होगा। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, 2 ए बी और नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जो फंक्शन होगा बेटा ये एक रूल होगा, ये एक मशीन की तरह काम करेगा, ये एक मशीन की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पर बी के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट बैठा होगा। मतलब क्या, सपोज करेंगे ए के अंदर 2 एलिमेंट है तो यहाँ ए बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट बैठा होगा जो इस फंक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पर आके इससे क्या कर लेगा, मिल लेगा। क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यहाँ पर देखें, आप किचन में गए, सपोज करें आप किचन में गए और आपने जो है वो जूस पीना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैंगो जूस पीना है तो बेटा क्या करोगे, इस मैंगो को यहाँ से उठाओगे और इस मैंगो को आप पुट करोगे इस मशीन के अंदर। जो ही मैंगो इस मशीन में आपने डाला तो वो क्या करेगा, आपको मैंगो जूस निकाल के देगा। अब जो भी मशीन बनी है वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। अब कुछ चीज़ आपने इसको दी है, मतलब आपने कोई चीज़ इन की है, मतलब आपने इसे कोई इनपुट दिया है तो इसने निकाल कर हमें क्या दिया है, आउटपुट दिया है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ गौर से सुनो, आपने इसको मैंगो दिया तो जो जूस निकल कर आया वो मैंगो जूस निकल कर आया। आप अगर आपने वाटरमेलन से देते हो, तरबूज देते हो, तो जो निकल कर आएगा जूस वो क्या निकल कर आएगा, वो वाटरमेलन जूस होगा। क्लियर हो गया। अगर आप इसको ऑरेंजेस देते हो तो जो जूस निकल कर आएगा वो क्या होगा, ऑरेंज जूस निकल कर आएगा। मतलब क्या, फंक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म करता है कि अगर हम इसे कोई इनपुट देंगे दे विल गिव अस अ यूनिक आउटपुट। नॉट ये नहीं होगा कि उसके लिए कोई 2 आउटपुट दे दे। ये नहीं है बेटा कि आप इधर मैंगो डालो तो आपको कोई ऑरेंज जूस भी दे दे और साथ में मैंगो जूस भी दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम सिंगल इनपुट डाल रहे हैं तो बेटा हमें उसका आउटपुट भी वही निकल कर आएगा जो बिल्कुल एक ही होगा। ये नहीं है कि वो 2 आउटपुट दे रहा हो। क्लियर हुआ। अच्छा, एक और बात आपके ध्यान में आनी चाहिए, अब हर फंक्शन के लिए हर डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सपोज करें ये वही फंक्शन है, ये वही मशीन है, ठीक है, जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है। आप इसके अंदर ये पत्थर वगैरह डाल दो, या आप उसके अंदर रिंग्स डाल दो, आप उसके अंदर कोई फुटबॉल वगैरह डाल दो, आप उसके अंदर कोई रेत वगैरह डाल दो, तो बेटा ये क्या हो जाएगी, ये कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी नहीं, कभी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। ये उल्टा क्या हो जाएगी, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो मतलब क्या, मतलब ये हुआ बेटा कि फंक्शन के ठीक है ये अपनी जगह पर तो ठीक, लेकिन अब उसकी डोमेन जो हम उसे चीज़ें दे रहे हैं, डोमेन वो भी डिपेंड करती है। क्लियर। अच्छा, एक और आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देते चलें, फिर जो है वो अपनी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उससे हमें आसानी समझ आएगा। देखें,
अगर आपने मैंगो जूस पीना है तो बेटा मैंगो जूस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैंगो जूस डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मैंगो के ऊपर। क्लियर हो गया? तो मैंगो का जूस डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? मैंगो के ऊपर। ऑरेंज जूस डिपेंड कर रहा है ऑरेंज के ऊपर, और वाटरमेलन जूस डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वाटरमेलन के ऊपर। क्लियर हो गया? अच्छा, चले आए अब फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। देखें, मैंने आपको पहले बताया लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट। अब क्या होगा? देन अ फंक्शन एफ, ये जो फंक्शन होगा, जो एफ होगा, किससे? फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट अ रूल। ये एक मशीन की तरह काम करेगा। क्लियर? विच एसोसिएट, रिलेट और मैप। जैसे बेटा पीछे उसने मैंगो मिला था जाके किससे? मैंगो जूस से। वाटरमेलन दिया था तो किससे जाके मिला था? वाटरमेलन जूस से। और ऑरेंजेस दिए थे तो बेटा किससे जाके मिले था? ऑरेंज जूस से। क्लियर? विच एसोसिएट, रिलेट, मैप्ड each element of A input, each element of A to a unique and one element of B। जो निकल कर आएगा बेटा वो आउटपुट है, जो हम दे रहे हैं वो आपके पास क्या हो गया? इनपुट हो गया। क्लियर? तो जो यहाँ से एलिमेंट जाएगा बेटा, अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ, तो ये आपके पास क्या दे रहे हो? उसे इनपुट दे रहे हो, जो निकल कर आ रहा है बेटा वो आपके पास क्या हुआ? आउटपुट हो गया। क्लियर? अच्छा, चले अब कुछ जो है ना आपको एक दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है बेटा, जो फंक्शन के मतलब हैं। अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बस दो ही बातें अपने जहन में रखनी है। वो क्या बेटा? पहली बात, लेट मी इरेज दिस होल स्टफ, इट मेक्स द स्क्रीन मेसी। ओके, अब आपने ये दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है। क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी मैप्ड। अगर कोई भी चीज़ हमें दी गई है, कोई फंक्शन हमें दिया गया है, उसका एक ए सेट दिया गया और दूसरा उसके लिए हमें बी सेट दिया गया है, तो हमें क्या अपने ध्यान में रखना है? हमने देखना है कि ए का जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी मैप्ड। ए का हर एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट के लिए कोई यहाँ बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट बैठा होना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ओनली वन एग्जैक्ट यूनिक, ये तीनों टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं, वन एग्जैक्ट और यूनिक एलिमेंट इन बी। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, एक और बात, जो एलिमेंट बेटा यहाँ से जाएगा और जिधर जाके मिलेगा बेटा, ये एलिमेंट इससे जाके मिला, ये एलिमेंट इससे जाके मिला, ये एलिमेंट इससे जाके मिला, ये एलिमेंट इससे जाके मिला। ये दो क्वेश्चंस हमें क्या कहते हैं कि पहली चीज़ मैं देखूंगा कि ये अगर ए सेट है और ये बी सेट है, तो हमने देखना है कि ए का हर एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए। यस, हियर वन कैन सी दैट दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट एंड सेम दिस एलिमेंट इज मैप्ड विद मैप्ड। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन है, ये दूसरा जो पॉइंट है वो मुझे कहता है कि ए का हर एलिमेंट मैप तो हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये कहती है कि बी के एक एलिमेंट से, बेटा ऐसे देखो तो ये भी एक से ही जाके मिला हुआ है। ये एलिमेंट भी देखो तो यहाँ ये जो जा रहा है ये सिर्फ एक से ही रिलेट हो रहा है, ये एलिमेंट भी जाकर एक से ही रिलेट हो रहा है, और ये एलिमेंट भी जाके क्या हो रहा है? एक ही एलिमेंट से जाकर क्या हो रहा है? रिलेट हो रहा है। क्लियर? अच्छा बेटा सुनिएगा ज़रा, जो एलिमेंट यहाँ से जाएगा, मैंने पहले बताया ये आपके पास डोमेन सेट होगा। आगे जाके डोमेन सेट की डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं कि क्या होगी, और रेंज सेट क्या होगा, और को डोमेन सेट क्या होगा, वो सारी देखते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, वो याद होने चाहिए। एक होता है प्री इमेज और दूसरा नाम होता है बेटा इमेज। प्री इमेज, जो यहाँ ए के एलिमेंट्स होंगे बेटा, जो इनपुट के तौर पर यूज़ करेंगे बेटा, उसको हर एलिमेंट को हम कह सकते हैं दिस इज नॉन एज प्री इमेज। और जो यहाँ पर मैप्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर दिस, तो हम इसे क्या कहेंगे? इमेज। क्लियर? समझ आ गई? चले आगे चलते हैं। इफ एफ इज अ फंक्शन, अब रिप्रेजेंटेशन, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? इफ एफ इज अ फंक्शन देन वी राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम इसे ऐसे लिखेंगे और से दैट y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ पर सपोज करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ t था, तो हम क्या करेंगे? y इज द फंक्शन ऑफ t। क्लियर हो गया? y इज द फंक्शन ऑफ t। ओके, चले एक और बात, अब इसको यहाँ पर देखते हैं। सपोज करें फंक्शन जो है वो आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब जैसे पीछे एक मशीन थी, ये आपके पास जूसर मशीन था, यहाँ अपने फ्रूट डालते थे और आगे आपको क्या निकलता था? उसका जूस निकल कर मिल जाता था यहाँ पर। क्लियर हो गया? अच्छा देखें जरा, जो मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन है बेटा, वो क्या फंक्शन है? 2x है। यहाँ से जो भी एलिमेंट, इस सेट से जो भी एलिमेंट इधर डालेंगे बेटा, वो क्या करेगा? वो इस 2 से, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट दे देगा। मैथमेटिकल जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा?
कि जो भी हम इसे इनपुट देंगे बेटा वो इसे इस फंक्शन, ये मशीन कहती है कि उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमें बाहर निकाल के दे देगा। सपोज करें हमारे पास यहाँ 0 बैठा हुआ था, 1 है, 2 है, 3 है और से 4 है। अब क्या करें, जब 0 इस मशीन में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 जब हम पुट करेंगे एफ ऑफ 0, इसका मतलब है 2x की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा, जब x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो 2 0s are 0, तो मतलब यहाँ पर जाके 0, तो ये वाला जो 0 है बेटा ये इस 0 से जाकर मैप्ड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा आगे देखें, सपोज करें ना इस सेट के अंदर 1 0 1 2 3 5 4 7 9 8 10 से ये सारे नंबर बैठे हुए थे। आगे देखें, जब इस मशीन में मैं 1 पुट करूंगा तो f ऑफ 1 इज नथिंग बट 2 इंटू 1, 2 1s are क्या हो जाएगा 2, तो बेटा अब 1 जो है वो किससे जाकर मैप्ड होगा, 2 से मैप्ड होगा। अच्छा जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 2s are क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। क्लियर, ये इससे एलिमेंट से जाकर मिला। अच्छा 3 2s are क्या हो जाएगा बेटा 3 2s are 6, लेट से ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 6 लिखा हुआ है, 6 से मैप हो गया। अच्छा 4 पुट करो तो 4 2s are 8। क्लियर। अच्छा जी, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो चीज़ ये नोट की होगी बेटा कि ये 1 किसी से मैप नहीं हुआ, 3 किसी से मैप नहीं हुआ, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं और जो मैप्ड हो गए हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर चले उससे पहले ये इमेज और प्री इमेज को यहाँ पर मैं कंसिडर आपको क्लियर करवा लूँ, तो प्री इमेजेस यहाँ पर क्या क्या हैं, शाबाश। प्री इमेजेस क्या क्या है, मैंने आपको बताया प्री इमेजेस आर दोज मटेरियल दोज नंबर्स विच आर कम्स फ्रॉम द डोमेन सेट, जो स्टार्टिंग वाले सेट से। तो प्री इमेजेस बेटा आपके पास आ गई है 0 1 2 3 और 4। क्लियर। अच्छा अब 0 किससे मैप्ड हुआ है बेटा, जाकर 0 से, 1 किससे मैप्ड हुआ है 2 से, 2 किससे मैप्ड हुआ है 4 से, 3 किससे मैप्ड हुआ है 6 से और 4 किससे मैप्ड हुआ है 8 से। ये अगर प्री इमेज है तो ये क्या सेट हो गया, इमेज। ये प्री इमेज थी, ये इमेजेस आ गई किसकी, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, प्री इमेजेस और इमेजेस की अभी आपको क्लियर होती गई हैं। आगे देखते हैं कि क्या है हमारे लिए। ये ऑलरेडी इस एग्जांपल को मैं ये जो ऐसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आते हैं डोमेन को डोमेन अरेंज सेट की तरफ। ठीक हो गया। Let f is the function from set A to set B, then domain of f is set A। जो सेट A होगा बेटा ये सेट A है। सपोज करें यहाँ से यहाँ पर एक फंक्शन है। क्लियर। तो जो सेट A है बेटा ये आपके पास ये वाला जो सेट होगा, इस सेट को मैं क्या कहूँगा, डोमेन सेट। क्लियर हो गया। अच्छा एंड सेट B इज कॉल्ड को डोमेन। नाउ दिस सेट B जो बड़े वाला सर्कल है, दिस इज नोन एज को डोमेन। क्लियर। अच्छा तो आप कहते होगे यार कि ये रेंज क्या होगा, तो बेटा ये जो रेंज है ये अंदर वाला सेट जो एलिमेंट मैप्ड हो चुके होंगे वो आपके पास क्या होगा, रेंज सेट। क्लियर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। ठीक है, चलिए नीचे एग्जांपल ली हुई है, उस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया। देखें यहाँ पर जो ऊपर एग्जांपल ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वही एग्जांपल यहाँ पर दोबारा से कोट हो चुकी है। कहता है लेट y इज इक्वल टू 2x फंक्शन है। तो अब ए सेट जो डोमेन सेट दिया हुआ है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा, उसके अंदर एलिमेंट है 1, उसके अंदर एलिमेंट है 2, उसके अंदर एलिमेंट है 3, उसके अंदर एलिमेंट है 4। जो सेम वही जो ऊपर एग्जांपल ली है वही एग्जांपल है। चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलें ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसकी जगह हम कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। से इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर हमारे पास सपोज y इज इक्वल टू x। ओके इज आवर एग्जांपल। सेम सेट वही रहेंगे और b सेट भी चलें वही रख लेते हैं। क्लियर हो गया। चलें b सेट में हमें थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी और मैं b सेट को रख लेता हूँ 1 2 3 अप टू से 20 सेट्स 20। क्लियर। ओके अच्छा जी, अब हमारे पास बेटा जो पिछली एग्जांपल में जो मैथमेटिकल मशीन थी वो थी 2x। यहाँ पर मैथमेटिकल मशीन क्या हो गई है, x स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे पास ए जो डोमेन सेट है बेटा वो a है और जो दूसरा हमें b सेट दिया गया है वो है 1 2 अप टू 20। क्लियर हो गया। अब देखें ज़रा, जब मैं इस मशीन को यहाँ से ये वाला 1 एलिमेंट दूंगा तो f ऑफ 1 का मतलब x जगह पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1। क्लियर। अच्छा जब मैं इसे 2 दूंगा f ऑफ 2 तो 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 4। जब मैं इस मशीन को 3 दूंगा तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। और जब मैं f ऑफ 4 करूंगा तो बेटा मेरे पास निकल कर क्या आएगा 16। क्लियर। अब देखिएगा ज़रा, ये आपके पास a सेट है बेटा, ये आपके पास जो बड़े वाला सेट है ये b सेट है। यहाँ पर से एलिमेंट था 1, यहाँ पर एलिमेंट था 2, यहाँ पर एलिमेंट था 3 और यहाँ पर एलिमेंट था 4। अब b सेट के अंदर सारे एलिमेंट है, यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 3 भी है, लेकिन 4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5
से, अच्छा 1 भी जो है ना बेटा, ये वाला जो 1 है ये भी इस सेट में आएगा, क्लियर। अच्छा 1 इधर आएगा, अच्छा ओहो, अच्छा उसके बाद 4, अच्छा उसके बाद यहाँ पर 9 आएगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 16 आएगा। जो बाकी नंबर्स हैं बी के एलिमेंट्स वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। अब क्या मतलब, ये आपके पास बेटा हो गया डोमेन सेट, ठीक। ये जो बाहर वाला सेट है जिसमें एलिमेंट 5, 2, 3, 7, 6, ये जो एलिमेंट है ये आपके पास बेटा बाहर वाला, ये आपके पास है कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट, क्लियर। और ये जो एलिमेंट है ये आपके पास कौन सा सेट है, ये कौन सा है, रेंज सेट। अब देखिएगा जरा, डोमेन सेट, डोमेन के अंदर एलिमेंट्स आएंगे कौन से वाले, प्री इमेजेस, क्लियर, प्री इमेजेस। रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगी, इमेजेस आएंगी, क्लियर। अच्छा उसके बाद आ जाता है आपके पास कोडोमेन, तो बेटा जो कोडोमेन होगा वो इंटायर सेट होगा, क्लियर हुआ। पूरे का पूरा जो बी सेट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कोडोमेन। जो एलिमेंट्स मैप्ड हो जाएंगे वो आपके पास रेंज में आ जाएंगे, और जो ए सेट से होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, उसकी वो आपके पास डोमेन सेट में आ जाएंगे, क्लियर। अच्छा नीचे कंसेप्ट देखें, निचला कंसेप्ट हमें ये कहता है कि व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो मैंने यहाँ आपको बताया था कि हम जो है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अच्छा नीचे ये वाला टॉपिक अभी कर रहे हैं, इससे बाद हम ये वर्टिकल लाइन टेस्ट और ग्राफिकल एग्जांपल्स की तरफ चले जाएंगे, क्लियर। अच्छा देखें, जब आपने यहाँ पर मैंने बात कर रहा था, अगर लेट्स से यू आर गोइंग टू ड्रिंक, यू वांट टू ड्रिंक दिस पर्टिकुलर जूस, देन यू नीड ऑरेंजेस, क्लियर। ऑरेंजेस नहीं, मतलब क्या, ऑरेंज जूस जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑरेंजेस के ऊपर, ठीक हो गया। मैं ये जो वाटरमेलन जूस है ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा, वाटरमेलन। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बेटा, जो चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं x, जो चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं वो क्या है, x। और बेटा x तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, मैंगो तो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो डिपेंड नहीं कर रहा वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो चीज़ निकल कर, जो आउटपुट निकल कर आता है बेटा, वो आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, क्लियर हो गया। अब आपने देखें ये आपके पास एक कंप्यूटर है, क्लियर। आपने इधर कोई आपके पास एक सपोज करें ये आपके पास कीबोर्ड है, यहाँ से आपने इसको एक पेज टाइप किया, उसे आपने प्रिंट करने के लिए कहा, तो ये हमें यहाँ पर उसका प्रिंट निकाल कर देगा, क्लियर। आपने इसे इनपुट दिया कि लेट प्रिंट दिस पेज, और ये आपको आउटपुट करके दे देगा किधर, आपको एक पेज प्रिंट करके दे देगा, क्लियर, समझ आ गई है। तो जो चीज़ आप इसे दे रहे हो बेटा वो आपके पास इनपुट है, वो आपके पास इंडिपेंडेंट है, ओके, इंडिपेंडेंट। और जो चीज़ निकल कर आ रही है बेटा वो डिपेंडेंट है, क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद देखते हैं अब फंक्शंस की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले बेटा 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, ठीक है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ए का हर एलिमेंट जो है ना वो डिफरेंट सेट से कनेक्ट हुआ हो, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है जी, 1 फंक्शन है, ठीक हो गया। सपोज करें ये बी सेट, ये ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है, ये सपोज करें इससे मैप्ड हुआ है, क्लियर। ये वाला एलिमेंट इससे मैप्ड हुआ है, ये वाला एलिमेंट इससे मैप्ड हुआ है, और ये वाला एलिमेंट इससे मैप्ड हुआ है। देखें ये फंक्शन, इसमें मतलब ये जो रिपीटिशन, कहीं पर आपको प्री इमेजेस दो नज़र आ रही हैं किसी फंक्शन की, ये भी एक ही प्री इमेज है, ये भी एक ही प्री इमेज है, ये भी एक ही इमेज है, और ये भी एक ही इमेज है, मतलब इमेज रिपीट नहीं हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें, इन दिस केस सपोज करें ये इससे मैप्ड हुआ है, ये आपके पास इससे मैप्ड हुआ है, और ये आपके पास जाकर इससे मैप्ड हुआ है। अब इस इमेज को देखो तो बेटा ये दो से, सपोज करो ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है। ये आपके पास सपोज करो B1 है और ये आपके पास B2 है। देखो ज़रा, B2 आपके पास दो वैल्यूज़ दे रही हैं, एक f(a1) भी दे रहा है और एक f(a3) भी दे रहा है। जब ऐसा सीन हो जाए तो बेटा वो फंक्शन 1 नहीं होगा, यहाँ पर ये 1 फंक्शन होगा, क्लियर। अब ऑन टू फंक्शन क्या होगा बेटा, फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट b इज कनेक्टेड। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कनेक्टेड ही नहीं था, जो, और ये जो है ना बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी सरजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्या मतलब, अब सरजेक्टिव फिर फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा बेटा, सरजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो मैप्ड ना हुआ हो, क्लियर। अब देखो ज़रा, अब देखो
ये इसके सारे एलिमेंट मैप्ड हुए हैं, बिल्कुल एक ही एलिमेंट से मैप्ड हुए हैं, बिल्कुल। अब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इधर किसी एलिमेंट से मैप्ड ना हुआ हो? नहीं, ऐसा तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है, जिसका दूसरा नाम होता है कौन सा बेटा? सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट और होता जो मैप्ड ना हुआ होता तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं था। क्लियर हुआ? चलें आगे चलते हैं बेटा। अब आते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन, या जिसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा होगा बेटा? वो फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, वो फंक्शन जो है ना वो आपके पास कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? क्लियर? चले मैं पहले वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है बेटा जिसका हर एलिमेंट किसी मतलब जिसकी इमेज जो है ना वो रिपीट ना हो रही हो। क्लियर हुआ? चलो ये हमने वो जब वन वन फंक्शन ड्रा कर लिया। अब ऑन टू फंक्शन देखो तो क्या यहाँ पर कोई आपको ऐसा एलिमेंट नजर आ रहा है जो इधर मैप्ड ना हुआ हो? नहीं, ऐसा एलिमेंट तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन वन वन भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। जब ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए वो फंक्शन होता है बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया? ओके जी, चलिए बेटा अब देखते हैं कि हमारे लेक्चर का अगला टॉपिक। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट डिफाइन नहीं कर सका, उसे अभी ज़रा डिफाइन कर देता हूँ। ज़रा वर्टिकल लाइन टेस्ट कौन सा टेस्ट होगा? देखें बेटा, कोई भी फंक्शन है, आगे जाके हम उसके ग्राफ्स वगैरह बनाना भी सीखेंगे। सपोज करें ये आपके पास कोई फंक्शन था, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास कौन सा वाई एक्सिस है। क्लियर होगा? वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये अनेबल करता है कि कोई भी फंक्शन का कोई भी अगर ग्राफ है, अगर उसके ऊपर वर्टिकल लाइन हम अगर उसके ऊपर गिराएं जो इधर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो बेटा अगर वो लाइन उस फंक्शन को किसी एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, उस पूरे कर्व को, उस पूरी ग्राफ को एक ही लाइन के ऊपर अगर इंटरसेक्ट करे तो वो हमारे पास फंक्शन होगा, अदरवाइज वो हमारे पास फंक्शन नहीं है। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। सपोज ये आपके पास अब कोई फंक्शन आ गया, या लेट्स इसे चेंज करते हैं, चलें कोई ये एग्जांपल ले लें। सही है? तो अब सपोज ये एग्जांपल ले लें। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन गिराएं तो बेटा ये भी आपके पास एक ही जगह के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया? देखें ये वर्टिकल लाइन उसे एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। जब ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो गिवन ग्राफ है किसी फंक्शन का, ये फंक्शन का ग्राफ है। इन केस ऑफ दिस एग्जांपल लेट्स से यस ओवर हियर। अब देखें यहाँ पर अगर गिराएं ग्राफ, यहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर चेक किया जाए तो ये तो एक ही पॉइंट के ऊपर है, लेकिन जो ही हम इस पॉइंट के ऊपर पहुँचेंगे या इस पॉइंट के ऊपर पहुँचेंगे, जब वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो यहाँ भी से इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी से इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ भी से इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब है ये ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। आपने एक और भी चीज़ सीख ली कि इससे उधर उधर फंक्शन जो है वो इससे उधर उधर जो कर्व है वो फंक्शन की कर्व है और यहाँ से भी इस तरफ फंक्शन की कर्व है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी कर्व की अगर डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो अगर वो फंक्शन ना भी हो तो वो पॉसिबिलिटी ये है कि वो हमारे पास इजीली फंक्शन में हो सकता है। क्लियर? ग्राफिकल एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं अभी। अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस चीज़ को देख लेते हैं कि किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कैसे फाइंड की जाती है। क्लियर? चलें देखें, सपोज करें एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू से 3x + 2। ठीक है, वो हमें कहता है कि जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x एट, सपोज करें हमें 3 के ऊपर फाइंड करके दो, हमें 4 के ऊपर फाइंड करके दो, हमें 7 के ऊपर फाइंड करके दो, हमें -2 के ऊपर फाइंड करके दो। तो बेटा कुछ भी नहीं करेंगे, एक ऐसे वर्टिकल लाइन कराएंगे, यहाँ पर x लिखेंगे बेटा और यहाँ पर क्या लिखेंगे? f ऑफ x। सपोज करें यहाँ पर अगर t होता तो ये फंक्शन t का था, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? तो इसका मतलब है जो इनपुट करेंगे वो भी बेटा t की वैल्यू हो जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जब डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर के ऊपर पहुंचेंगे या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के ऊपर तो वो यहाँ पर मार खाएंगे। हमने देखना है कि ये फंक्शन किस चीज़ का है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर -2 लिखेंगे। अब जब t की वैल्यू 3 होगी तो इधर 3 पुट करेंगे t की जगह पर, यहाँ पर t 3 2 जार क्या हो जाएगा? 3 3 जार क्या हो जाएगा? 9 और 9 + 2 इज़ नथिंग बट 11। क्लियर? इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, जब इस t की जगह पर मैं 4 पुट करूँगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 4 3 जार 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? 4 3 जार 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14। जब मैं इधर 7 पुट करूंगा, 7 3 जार 21, 21 + 2 नथिंग बट 23। अच्छा, -2 पुट करूंगा तो ये आपके पास -6 आ जाएगा और -6 + 2 कितना निकल कर आ जाएगा? -4। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? f ऑफ 3 इज इक्वल टू 11
एफ ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 14, एफ ऑफ 7 इज़ इक्वल टू 23, एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -4। क्लियर? तो ये आपके पास किसी भी फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? चलें जी, ये भी आपका अगला टॉपिक देखें तो अगला टॉपिक हमें ये कहता है कि व्हाट आर दी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, आगे दी गई है 0 डिवाइडेड बाई 0 आ जाए। अब कोई भी फंक्शन है, सपोज करें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लेट से एक्स माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। तो जब हमें पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने का केस, सपोज करें ये हमें कहता है कि जब एक्स की वैल्यू 1 हो तो फिर पुट फाइंड करके बताओ। तो जब मैं इधर 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, एक्स के ऊपर 1 पुट किया तो ये 1 माइनस 1 और यहाँ भी, तो क्या हो गया एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 0 विच इज़ नथिंग बट अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर? अच्छा, अनडिफाइंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन यूँ दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, और सपोज करें हमें एक्स देता है डिग्रीज में, कहता है जी 0 के ऊपर हमें फंक्शन फाइंड करके दो। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ 0 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 0। हमें पता है कि कॉज ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1, अगर नहीं भी पता तो बेटा हम इसे सीख लेंगे। साइन ऑफ 0 क्या हो जाएगा बेटा 0। अब नीचे आ गया 0, ऊपर है आपके पास क्या? ऊपर है आपके पास 1। जब ऐसी फॉर्म आ जाए तो बेटा हम इसे क्या कहेंगे? अनडिफाइंड फॉर्म। क्लियर? हम इसे डिफाइन ही नहीं कर पाते कि ये आपके पास कौन सी फॉर्म है। ओके जी स्टूडेंट्स, फाइंड करेंगे डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। अनदर नॉट वेरी बिग टास्क, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। चलें हम पहले देखते हैं कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। बेटा आई प्रॉमिस टू यू दैट अगर आप डोमेन सीख लो ना, आपके पास रेंज फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर? चलें यहाँ इधर ही मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ डोमेन फाइंड करते हुए। जो आप FSC लेवल पे पढ़ रहे हो ना, FSC लेवल के ऊपर, आपके लिए बस यही 2 पॉइंट आप इनको याद कर लो तो आपको उनके लिए यही काफ़ी होंगे। ओके ओके, FSC लेवल के ऊपर ना आप इन 2 पॉइंट्स को अपने जहन पे रख लो, आप किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लोगे। कोई भी फंक्शन आपके सामने फेंक दे, आप उसे 2 मिनट में बिछाड़ दोगे। ठीक है? पहला पॉइंट बेटा आपने डिनोमिनेटर को देखना है। क्लियर? डिनोमिनेटर को देखना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। जब हम रेंज डोमेन फाइंड कर रहे हैं ना तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी क्या बात है? दूसरी बात है अगर स्क्वायर रूट कहीं पर आपको नज़र आ रहा है ना तो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। क्यों नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए? बेटा हम रियल फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, हम कम्प्लेक्स की तरफ तो गए ही नहीं है। इसका मतलब है, और हमें पता है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना तो ये आप आयोटा था, आपने फर्स्ट ईयर में पहला चैप्टर पढ़ा था, जो कि इमेजिनरी नंबर है। समझ आ गई? तो हमने इन 2 चीज़ों का जहन में ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म बैठी हुई है ये क्या होनी चाहिए बेटा? ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है? नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेट मी राइट दिस ओवर हेयर एंड लेट मी टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। ओके, नंबर 1, डिनोमिनेटर मतलब अगर ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात बेटा क्या है? दूसरी बात ये है कि जो स्क्वायर रूट है ये इसके अंदर जो नंबर बैठा हुआ है वो नॉन नेगेटिव है। क्लियर? लेट मी स्टार्ट विद द वेरी वेरी इजी एंड अ बेसिक एग्जांपल। ओके, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। ओके, इसकी डोमेन फाइंड करने का कहता है, रेंज बाद में फाइंड करते हैं लेकिन डोमेन फाइंड करने का कहता है। तो क्या करेंगे? देखो पहली बात बेटा, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? इसकी डिनोमिनेटर में तो 1 लिखा हुआ है और 1 कभी भी 0 नहीं होता। 1 कांस्टेंट है और ये कभी भी 0 नहीं होता। इसका मतलब है कि पहली टर्म तो बिल्कुल पहला जो पॉइंट है उससे हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिनोमिनेटर 1 है जो कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि चलो ठीक हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। क्या आपको कहीं यहाँ पर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है? कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है। जब एक चीज़ है ही नहीं तो उससे डरने का क्या ज़रूरत? जब 2018 में कोरोना नहीं था तो क्या किसी ने मास्क पहने थे कोरोना के डर से? नहीं। जब कोई चीज़ थी नहीं तो डरने की ज़रूरत ही नहीं। तो बेटा यहाँ पर अभी तक कोरोना नहीं आया। ये वाला जो कोरोना है ना बेटा वो यहाँ पर अभी तक नहीं आया। क्लियर हुआ? तो क्या करेंगे देखो ज़रा, जब स्क्वायर रूट है ही नहीं इसका मतलब है कि ये भी ओके हो गया और ये भी ओके हो गया। इसका मतलब है कि जो इसकी डोमेन है वो बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है? और डोमेन एक सेट होता है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। क्लियर हो गया बेटा? चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट से 3x + 2। वही एग्जांपल, नीचे मैंने x रख दिया। अब देखो ज़रा, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या आ गया? x। अब x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पर
तो नीचे 0 आएगा कि नहीं, मुझे इधर अब बताओ यार, नीचे 0 आएगा कि नहीं, नीचे 0 आ गया। इसका मतलब है मैंने पहले बताया कि डोमेन फाइंड करते हुए जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, डिनोमिनेटर इसे 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो नीचे x है इसे 0 नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट निकल आया कि x 0 नहीं होगा, इसकी डोमेन में x 0 नहीं होगा। दूसरी बात, क्या किसी को यहाँ पर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है? स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है? इस जगह पर नहीं आ रहा, इसका मतलब है यहाँ पर स्क्वायर रूट है ही नहीं। तो फिर वही बात, जब कोरोना नहीं आया तो उसके डरने की क्या ज़रूरत। इसका मतलब है हमारी डोमेन में 0 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है जो डोमेन सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस कर देंगे क्या, जिधर 0 हो रहा है, 0 किधर हो रहा है, x की वैल्यू 0 के ऊपर। मतलब क्या हो गया कि ये अगर इसकी ये x एक्सिस है, ठीक है, ये अगर आपके पास 0 है, इसकी डोमेन में 0 शामिल नहीं होगा। यहाँ से सारे एलिमेंट्स यहाँ पर शामिल होंगे, यहाँ पर जब 0 की बारी आएगी इसे ऐसे खुला छोड़ देंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई है ना। तो इसकी डोमेन में 0 शामिल नहीं थी। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, ओके, एंड दिस विल क्लियर यू अलॉट। हमने दो चीज़ों के ऊपर जो है ना बस नज़र रखनी होगी। पहली चीज़ वो ये है बेटा कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, अगर स्क्वायर रूट कहीं पर नज़र आ रहा है तो उसके अंदर ग्रेटर देन की वैल्यू मिलनी चाहिए। चलो एक और एग्जांपल ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ, चलो उसी 3x+2 को अंदर रख लेते हैं, 3x+2 का अंदर रख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर इसका 1 है। इसका मतलब है जो पहली कंडीशन थी वो बिल्कुल ओके है, कहीं डिनोमिनेटर है ही नहीं। दूसरी कंडीशन हमें कहती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म बैठी हुई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 3x+2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब 2 को, इनइक्वलिटी को आपने सॉल्व करना सीख लिया था पिछली क्लास में। तो 3x2 को उठा के इधर लेकर जाएंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, -2। अच्छा, दोनों तरफ 3 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे बेटा। तो x की वैल्यू x ग्रेटर देन होना चाहिए -2/3 से। समझ आ गई बेटा, x की जो वैल्यू है वो -2/3 से बड़ा होना चाहिए। सपोज करें ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक हो गया, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 होगा, ये आपके पास 2 होगा। क्लियर हो रहा है, 2/3 करोगे, सपोज करो लेट से वो यहाँ पर आ गया, माइनस है ना, ये -1 है, ये -2 है, ये -3। अब -2/3 कहीं शामिल नहीं होगा, उससे इधर वाली जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी इसकी डोमेन में शामिल है, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। इधर की कोई भी टर्म डालेंगे यहाँ पर x की जगह पर। सपोज करो मैं यहाँ पर, आप कहोगे सर जी कैसे, सपोज करो यहाँ पर एक नंबर है ना -7, उसको मैं इधर पुट करता हूँ। यहाँ पर देखो 3 × -7 +2 करो, -3 = 21 +2 बेटा क्या आया, -19, और ये स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ है कि नहीं, और जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को तो पढ़ ही नहीं रहे। इसका मतलब हुआ कि जब हमें हमारी जो डोमेन होगी वो -2/3 से क्या होगी, बड़ी होगी। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल एंड देन आई विल मूव टू हाउ टू फाइंड रेंज। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो एक और एग्जांपल ली, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वही एग्जांपल पिछली एग्जांपल है। सपोज करो, चलो मैं इसे इस वक्त दफ़ा चेंज कर लेता हूँ, -4 करते हैं, डिवाइडेड बाय x आ गया। चलो एक और एग्जांपल आ गई। अब देखो डिनोमिनेटर में तो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जो नीचे x बैठा हुआ है वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब है जो इसकी जो डोमेन थी, रियल नंबर थी, उसमें से ऑलरेडी 0 निकल चुका है, ऑलरेडी 0 निकल चुका है। अभी तक नीचे वाली टर्म को देखते हो। अब ऊपर वाली टर्म देखो तो उसमें बैठा हुआ है 2x - 4 और ऊपर कोरोना आया हुआ है, ठीक है। तो कोरोना से बचना है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक बच्चे ने फ़ौरन से देखा, सर जी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। सर जी यहाँ पर आपने इक्वल टू 0 क्यों डाला है? इसका मतलब है बेटा कि इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब हुआ कि 2x - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर 0 पुट करेंगे बेटा तो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वायोलेशन हो रही है। हम 0 को तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, 2x शुड बी ग्रेटर देन 4। इसका मतलब है x शुड बी ग्रेटर देन 2, x शुड बी ग्रेटर देन 2। अब सुनिएगा ज़रा, इसका मतलब क्या हुआ, देखना ज़रा। ये आपके पास कोई रियल लाइन है, x एक्सिस वाली या रियल लाइन है। सपोज यहाँ पर आपके पास 0 है, ठीक हो गया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब एक बात बेटा, अगर आप इधर x की जगह x शुड बी ग्रेटर देन, पहली बात कि x शुड बी ग्रेटर देन 2 होगा, और दूसरी बात आप 0 भी निकाल चुके हो। अच्छा, अब अगर इधर 1 पुट करते हैं, सपोज 1 पुट करते हैं यहाँ पर, ओहो चलो 1 पुट करो ज़रा। 0 तो आपने ऑलरेडी निकाला, जब 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 - 4 is -2। आंसर तो ख़राब हो गया। इसका मतलब है कि x की जो 1 भी नहीं पुट कर सकते। क्लियर? 2 पुट करो, 2 2 2s are 4, 2 2s are 4,
4 माइनस 4 शुड बी 0। इसका मतलब है कि वो ऊपर आ गया 0 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसका आंसर क्या आ गया 0, यहाँ तो ठीक हो गया। इसका मतलब है जो इसकी डोमेन स्टार्ट होगी वो बेटा किधर से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया। तो दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड these type of questions, domain for these type of questions. Clear? ओहो, चलिए आगे चलते हैं और अब फाइंड करना सीखते हैं रेंज फाइंड करना सीखते हैं। तो यहाँ पर ज़रा लेक्चर की तरफ आएँ तो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि रेंज कैसे फाइंड, ओके यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ। लेट मी एक्सप्लेन ओवर हेयर हाउ वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ एनी फंक्शन। सपोज़ करें आपके पास कोई फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन था। चलो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 2x + 7। बेटा रेंज फाइंड करने के लिए जो भी फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट मेरा ज़रा सुनिएगा, रेंज फाइंड करने के लिए हमने जो क्वेश्चन गिवन होगा बेटा उसे क्या करेंगे, सॉल्व फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो इसको x के लिए सॉल्व करूँगा। तो y देखो 7 इधर ऐड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, दोनों तरफ 2 से क्या कर लूँगा डिवाइड, 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई y - 7 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया ऐसे। अब बेटा वही काम करेंगे जो हम रेंज डोमेन फाइंड करते हुए, नीचे डिनोमिनेटर 2 है जो कभी 0 नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट भी नहीं है। इसका मतलब है जो इसकी रेंज है, जो इसका रेंज सेट है बेटा वो भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। वही काम करेंगे, x के लिए सॉल्व कर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सॉल्व करके डोमेन वाला प्रोसेस कर लेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई? चलो जी, तो ये था हमारा अभी तक का जो पहला लेक्चर जो अभी तक हम कर चुके हैं बेटा, वो फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। अभी आते हैं बेटा इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। इन्वर्स फंक्शन के लिए यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ज़रा इन पॉइंट्स को पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ बाद में चलेंगे। क्लियर? देखो ज़रा, देखें, वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट। ओके, अब एग्जिस्ट किस वक्त करेगा, जिस वक्त फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अच्छा देखो क्या करेंगे, जो भी एफ ऑफ एक्स दिया गया होगा विद वाई, उसे जो है ना वाई कर देंगे। क्लियर हो गया? फिर सॉल्व फॉर एक्स करेंगे, जो हमने पीछे स्टेप किए हैं। चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट से वाई इज़ इक्वल टू, चलो एफ ऑफ एक्स है ना, तो ऐसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x। क्लियर? अब क्या करेंगे, मैंने पहला स्टेप क्या किया है कि रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इसे वाई कर देंगे, वाई इज़ इक्वल टू 2x। ओके, अब सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, वाई बाई 2। अब रिप्लेस एक्स विद एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब यहाँ पर देखो बेटा, वाई एफ ऑफ एक्स को हमने क्या पुट किया था, वाई। तो अगर दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन लेंगे तो एफ इनवर्स इंटू एफ हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब इसे मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर पुट कर दूंगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई बाई 2। अब ये हमारा तीसरा स्टेप था। चौथे स्टेप में हम क्या कर लेंगे, y की जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2। क्लियर? लेट मी एक्सप्लेन अनदर एग्जांपल। ओके, वेरी वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल। आई थिंक आई हैव टू गो फॉर द सेकंड वीडियो फॉर सॉल्विंग योर फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज। Okay, and then I will also discuss. Okay, let me solve these two examples. Okay, these two examples, y is equal to 7x minus 2। 2 को उठा के बेटा वो y ऑलरेडी है, अब मैंने x के लिए सॉल्व करना है, तो y plus 2 is equal to 7x। 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर लूँगा, x is equal to y plus 2 divided by 7। that is our inverse function। Clear? I think that's very pretty easy। Okay, okay, let now y is equal to 3x minus 2 divided by x minus 4। this looks pretty hard but it is very simple example। okay, solve for x, तो x को हमने अकेला करना है बेटा, y into x yx हो जाएगा और 4y हो जाएगा बेटा, is equal to 3x minus 2 हो गया। ठीक हो गया? अब x वाली टर्म को एक तरफ ले आओ बेटा और y को उठा के दूसरी तरफ, 4x 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x, सॉरी ये yx है। ओके, yx माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4y इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस 2 है। अच्छा, इन दोनों से x कॉमन लूँगा, मेरे पास बचेगा y माइनस 3 और यहाँ पर 4y माइनस 2। अब y माइनस 3 से मैं इसे डिवाइड कर लूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी
4y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 3, बट लेट्स स्टॉप ओवर हेयर। अब एक बंदा कहेगा सर जी हमने इसका इन्वर्स फंक्शन तो फाइंड कर लिया, सर हमने इसका इन्वर्स फंक्शन तो फाइंड कर लिया, बेटा ये इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी तो होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस फंक्शन का तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्यों? y माइनस 3 के ऊपर जब y यहाँ पर मैं 3 पुट करूँगा y की जगह पर, तो मेरे पास आंसर जो निकल कर आएगा बेटा वो 0 होगा। इसका मतलब है कि नीचे 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये फंक्शन के लिए 1 फंक्शन नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गया बेटा? तो फंक्शन के इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए। सो दिस इज योर फर्स्ट MCQs आई थिंक रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, सो क्या इफ f of x is any function, then f inverse of x exists only if f of x is bijective, that is 1 1 and on 2 function. Okay, I am going to stop and end this lecture over here. Okay, see you in the next video. Please share this video with your fellows and your family members and your friends. Okay, and please, if you does not subscribe my channel, and then subscribe this channel. Thank you. Allah Hafiz.